हरे कृष्णा एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपके यू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है डीके गोयल का, ये आपके सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम में इस चैप्टर से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ये भी सिलेबस में है, टर्म फर्स्ट के सिलेबस में इसको दिया गया है, शामिल किया गया है इसको। तो इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों को दे सकूं एमसीक्यू बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से मैंने तीनों क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। आप खुद से भी अपने से ट्राई कर सकते हैं और नहीं तो मैं एक्सप्लेनेशन इसका दे ही रहा हूँ यहाँ पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कंपनी हैज, कंपनी के फीचर्स के बारे में अगर आप पढ़े होंगे ना, तो कंपनी के फीचर्स में कंपनी इज हैविंग परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कॉमन सील, ओके, लिमिटेड लायबिलिटी, ये फीचर्स में दिए गए हैं। तो कंपनी में क्या क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अपने ऑनर्स से, जो भी उसके ऑनर्स होते हैं उनसे अलग उसका एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ये एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप में भी नहीं होता है और आपके सोल ट्रेडिंग बिजनेस में भी नहीं होता है। एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट हम इसको सेपरेट मानते हैं, बट एज पर लॉ हम पार्टनरशिप और फॉर्म दोनों एक ही मानते हैं, तभी इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट आपका सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी आएगा। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ऑनर्स, चूंकि इस कंपनी के केस में जो ऑनरशिप होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, इसलिए कंपनी की लाइफ जो होती है वो लॉन्ग लाइफ चलती रहती है, वो बंद नहीं होती है। कंपनी के ऑनर से कंपनी कभी भी प्रभावित नहीं होती है। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी, तो ये भी सही है। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। शेयर होल्डर्स आर, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, क्रेडिटर नहीं होते हैं। क्योंकि ऑनरशिप जो होता है वो इंटरनल इक्विटी के दर्शाता है, इंटरनल डेब्ट के बारे में उसको बताता है, इसलिए हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं कंपनी के, उनको ना तो कस्टमर मानते हैं ना ही क्रेडिटर्स मानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑनर्स ऑफ द कंपनी, बी इज अ राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हु आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी? यहां पूछ रहा है कि कंपनी के एक्चुअल ऑनर, रियल ऑनर कौन होते हैं? तो इससे ऊपर वाले के ऑप्शन में आपने देखा था कि शेयर होल्डर्स आर ऑनर्स ऑफ द कंपनी। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से रियल ऑनर कौन होते हैं? तो ऑनर्स तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स भी होते हैं, बट एक्चुअल जो ऑनर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर को ही हम कहते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में नहीं दिया गया है, इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में दिया गया है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंपनी के ऑनर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है ऑनर्स ऑफ द कंपनी हु, शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ऑनर्स ऑफ द कंपनी, गवर्नमेंट नहीं हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे आर रिप्रेजेंटेटिव, शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जाता है वहां पे कंपनी को रन कराने के लिए। बी, डिबेंचर होल्डर्स, तो डिबेंचर होल्डर्स भी आउटसाइडर होते हैं, ये आउटसाइड लायबिलिटी होती है, ये डेब्ट को इंक्रीज करते हैं, इनको क्रेडिटर बोला जाता है। डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे? इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे तो लिखा है अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय, तो यहाँ पे क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन सी, इन्वेस्टर्स भी नहीं बनाते, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी बनाते नहीं है, और न ही इनके द्वारा बनाया जाता है। डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। बेसिकली जो कंपनी होती है वो कंपनी एक्ट 1932 के अंतर्गत बनाई जाती है। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, तो ये कंपनी के डेफिनेशन में ये भी लिखा हुआ है
कि आर्टिफिशियल पर्सन, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड कंपनी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। सोल ट्रेडरशिप के लिए किसी एक्ट की जरूरत नहीं होती है, कोई इसके लिए लॉ नहीं है, कोई भी बिजनेस अगर चाहे सोल ट्रेडिंग बिजनेस तो स्टार्ट कर सकता है। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है, बट आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज, कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और यही डिमेरिट पार्टनरशिप में थी और सोल ट्रेडिंग बिजनेस में थी कि उनके जो मेंबर थे, सोल ट्रेडिंग के केस में एक ही बिजनेसमैन होता है तो उसकी लायबिलिटी जो थी वो अनलिमिटेड थी। पार्टनरशिप में भी यही डिमेरिट था, उसकी लायबिलिटी जो थी अनलिमिटेड थी, इसलिए कंपनी का जन्म हुआ। और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर आप आते हैं, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू कितने तक एक शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो कितने रुपए देने के लिए लायबल है कंपनी को। तो सपोज करें अगर एक शेयर होल्डर है, उसने 500 शेयर खरीदा है और 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, तो वो केवल 5000 तक ही वो कंपनी को देगा। भले कंपनी की कितनी भी डेब्ट हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो केवल 5000 के लिए ही लायबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, पेड अप वैल्यू नहीं होगा, कॉल्ड अप वैल्यू ये भी नहीं होगा, रिजर्व प्राइस ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, सी, फेस वैल्यू तक के लिए वो लायबल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। कंपनी के डेफिनेशन में ही, कंपनी की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में दी गई है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, उसमें लिखा गया है कि मैक्सिमम जो लिमिट होता है वो 200 होता है प्राइवेट कंपनी की, और जो मिनिमम लिमिट होती है वो 2 होती है। तो यहाँ मैक्सिमम लिमिट पूछ रहा है ना प्राइवेट कंपनी की, तो कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, बी 200। 7 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, और नो लिमिट ये तो होगा ही नहीं। हाँ, जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक कंपनी की जो मिनिमम लिमिट होती है वो 7 होती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है, बट यहाँ प्राइवेट कंपनी है तो 200 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स व्हिच इज कॉल्ड। आप शेयर का अगर डेफिनेशन अगर आप पढ़े होंगे अपने चैप्टर में, इस वक्त शेयर चैप्टर में, तो शेयर के डेफिनेशन में क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन, दैट स्मॉल डिनोमिनेशन इज कॉल्ड शेयर्स। तो जब कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो उन छोटे भाग को क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स, सो उस यूनिट्स को क्या बोलते हैं, उस यूनिट्स को यहाँ पे शेयर्स बोलते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन हियर। 10 क्वेश्चन, शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर्स को जो कंपनी उनके सेक्रीफाइसेस के बदले में, उनके जो भी एफर्ट है, जो भी कंपनी के लिए वो करते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट वो किए रहते हैं, उसके रिटर्न के रूप में कंपनी जो उन्हें देती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। हिंदी में इसको लाभांश बोला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को मिलता है, प्रॉफिट के रूप में मिलता है, बट मिलता क्या है, डिविडेंड मिलता है। तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, प्रॉफिट के रूप में मिलता है क्या, डिविडेंड मिलता है। तो डी, डिविडेंड इज द राइट ऑप्शन, डी आपका राइट ऑप्शन होगा, कमीशन नहीं होगा यहाँ पे। 11 क्वेश्चन में देखेंगे, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ। किस पर्पस के लिए आप इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, तो कैश के लिए तो किया जाता है, फंड रेज करना है तो किया जाता है। उस फंड को रेज क्यों किया जाता है, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सके, कंपनी के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लिए जा सके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि परचेज ऑफ एसेट्स होगा ही। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मेथड आप पढ़ेंगे, जब डिवेंचर के रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के जब मेथड पढ़ेंगे तो उसमें, या फिर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कंपनी जो है डिवेंचर रिडीम करने के लिए फ्रेश इशू शेयर इशू कर सकती है, फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। तो ये भी आपका होगा। क्या नहीं होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड देने के लिए, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को डिविडेंड देने के लिए फिर से कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो ये आपका डी जो होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा इसका, यहाँ पे ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। परचेज ऑफ एसेट्स ये सब नहीं होंगे, ये सबको मुझे काटना चाहिए था, ए बी
ए, बी और सी नहीं होगा, आपका राइट क्या होगा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इसके लिए कंपनी इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती है। 12 पे आते हैं, अ कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती है, रिडीमेबल इक्विटी शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल डिवेंचर, फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ डिवेंचर और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, ये सब टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर के ये सब टाइप्स हैं, तो ये भी नहीं होगा। कंपनी ऑप्शन में ये नहीं होगा, लेकिन कंपनी इसको इशू कर सकती है, कंपनी इसको भी इशू कर सकती है, कंपनी इसको भी इशू कर सकती है। कंपनी इसको इशू नहीं कर सकती है तो आपका ये जो है, आप कंपनी उसको इशू नहीं कर सकती। इक्विटी शेयर रिडीमेबल नहीं होता है। कंपनी के लाइफ में जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक इसके ऑनरशिप को रिडीम नहीं किया जा सकता है। हाँ, ऑनरशिप ट्रांसफरेबल जरूर होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कंपनी में इशू, कंपनी क्या इशू कर सकती है, तो कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए डिवेंचर भी इशू कर सकती है और शेयर्स भी इशू कर सकती है। तो यहाँ पे डिवेंचर के बारे में तो नहीं दिया है, तो कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर, दोनों शेयर इशू कर सकती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका सी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ।